Hello everyone, welcome back to official YouTube channel of Bansal Academy. I am Pooja, chemistry educator. तो प्रिडिक्शन सीरीज में आज हम करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए थर्मोकेमिस्ट्री जो मैं आज के लेक्चर में करवाऊंगी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है अगर थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। एंड अगर हम देखें प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 वाला, तो उसमें ना हमारे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का जो पार्ट है वो अलग है कि जिसमें स्टेट फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से बताइए कौन सा स्टेट फंक्शन है। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ये आया था, राइट। उसके बाद ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF बॉन्ड इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड गैस। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नोट गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग डाटा फ्रॉम द टेबल बिलो। Next, how many kilojoule of heat are liberated when 50 gram of manganese is burned to form N3O4 in standard state? राइट right? तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हमारे थर्मोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे 2023 एग्जाम में, जो केवीएस का एग्जाम हुआ था 2023 में। तो आपको होगा कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कंप्लीट। हम थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे एंड देन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखिए थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ जनरल टर्म्स हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, नोट थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, राइट, थर्मो केमिस्ट्री ओनली हम ये स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HF से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आउट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व लिख लीजिए आप चाहे, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, ठीक है, ये हीट इवॉल्व्ड ही होती है वैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is formed, 1 mole of substance is formed, 1 mole of substance is formed from its constituent particle, constituent particles। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाफ H2 प्लस में हाफ Cl2, राइट। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व आउट हुई, लेट अस सपोज इट इज -x किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर मान लो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव्स 2HCl, राइट। तो क्या इस प्रोसेस में जो डेल्टा H इवॉल्व आउट होगी, क्या वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी?
नो, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ठीक है, आप कहोगे मैम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब 1 मोल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, जब 1 मोल सब्सटेंस का बने उसे ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व आउट होगी उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमें क्या देखनी होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ही हैं हमारे, H2 और Cl2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। मान लो कि हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaCaO प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है CaCO3। तो क्या इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व आउट होगी वो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होगी? नहीं। देखिए नो डाउट यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, पर क्या ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? नहीं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो क्या है? कैल्शियम, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड तो एक अनदर कंपाउंड हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, आई होप सो आपको जो हमारे पास ये डेल्टा H जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है जब कोई पार्टिकल अपनी नेटिव स्टेट में होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है, देखिए जैसे कि मैं लिख दूं डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर Cl2, Cl2 है इन गैसियस स्टेट, तो वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वो क्या होगा जी? यहाँ पर 0 होगा। या फिर मैं लिख दूं H2 गैसियस के लिए, ठीक है, यहाँ पे Cl2 गैसियस के लिए। अब ब्रोमीन गैसियस के लिए नहीं होगा, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन जब लिक्विड स्टेट में होगा तब इसके लिए क्या होगा? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। ठीक है, जैसे कार्बन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन जब ग्रेफाइट वाली स्टेट में होता है तो वो अपनी, ठीक है, जो नेटिव स्टेट में होता है, एलिमेंटल स्टेट में होता है, तो इसके लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। कार्बन जब डायमंड वाला जो एलोट्रॉप वाली फॉर्म में होगा तब उसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। राइट, ठीक है, बाकी तो सिंपल है। एक सल्फर के लिए लिखिए, सल्फर जब रोम्बिक सल्फर होगा तब डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? वहां पर 0 होगा। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। राइट, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में होता है, तो इन सभी के लिए हमारे पास डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0 होता है। for all these for all these delta H of formation is equal to 0। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? इनके लिए 0 होगा। राइट, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेल्टा एच एफ नॉट, which of the following which of the following define define delta HF नोट। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन डायमंड प्लस O2 in gaseous state gives carbon dioxide in gaseous state। ऑप्शन बी half H2 plus half Cl2 gives HCl in gaseous state। Option C N2 in gaseous state plus 3H2 gives 2NH3 in gaseous state। And option D is
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 गैसेस, राइट। अब देखिए, आप कहोगे कि मैम इसमें तो वही आंसर है जो आपने पहले एग्जांपल देके समझाया। अब ध्यान से समझना, मान लो कि ये चीज है आपके पास, अब है तो ये भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, अगर ये क्वेश्चन आता तो ठीक है, ए ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन होती, क्यों होती, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। एक जगह कार्बन दिया हुआ है और एक जगह हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और 1 ही रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। पर जो कार्बन, जो डायमंड यहाँ पर लिखा हुआ है एलोट्रॉप, ये इसकी जो एलिमेंटल स्टेट है वो नहीं है, इसमें डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब जो ग्रेफाइट होता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। ये करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, बन तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से रही है, बट यहाँ पे 2 मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कार्बन शुड बी देयर, राइट, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेल्टा एच एफ नॉट, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from its constituent particle, then it is known as heat of formation, right, ठीक है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और दे सकता है, जैसे कि which of the following have which of the following which of the following have zero enthalpy of formation, ठीक है, zero enthalpy of formation, आपको दे दिया Br2, ठीक है। सेकंड आपको दे दिया यहाँ पर Cl2, राइट, ठीक है। F2 कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्बन, यहाँ पर डायमंड, एंड ऑप्शन डी इज ऑप्शन, ठीक है। हमें बताना है यहाँ पर किसकी जीरो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है, Br2 लिक्विड, राइट। तो देखिए, ब्रोमीन गैसियस स्टेट में होता है, नहीं होता, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। क्लोरीन लिक्विड स्टेट में नहीं, इसके लिए भी डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। कार्बन इन जब डायमंड वाली फॉर्म में होगा तो क्या हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होगा, नहीं होगा। तो ब्रोमीन जब लिक्विड स्टेट में है तब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पर, जीरो, राइट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। तो देखिए, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन होता है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ड्यूरिंग कंबशन हीट क्या होती है, इवोल्व आउट होती है, हीट क्या होती है, इवोल्व आउट, है ना, रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न विद O2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व, amount of heat evolved, amount of heat evolved when 1 mole of substance, when 1 mole of substance undergoes combustion of substance, when 1 mole of substance undergoes combustion, ठीक है, या हम ये बोले कि ठीक है, इट बर्न्स विद O2, ठीक है, इट बर्न्स विद O2, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो हीट इवोल्व आउट होगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन, क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होती है, उस प्रोसेस में भी हीट इवोल्व आउट होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat evolved, amount of heat evolved
when 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 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 मोल नहीं लिख रहे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट of acid reacts with of acid reacts with 1 ग्राम equivalent of base, 1 ग्राम equivalent of base, राइट। तो देखिए हमारे पास है ना जो एसिड है और बेस है, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पे 4 केसेस हमारे पास बन सकते हैं, कैसे, देखो एसिड उधर लिख लिया हमने, बेस हो सकता है। सबसे पहला केस हमारे पास बन सकता है जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब देखिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो हीट इवोल्व आउट होती है ना, ठीक है, वो होती है -57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -57.1 किलो जूल पर मोल। एंड अगर मैं कैलोरी की टर्म में बात करूं तो यहाँ पर होता है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि आ सकता है आपका। अब देखिए स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, सेकंड क्या होता है कि हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक हो, या हमारे पास क्या हो सकता है कि वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही क्या हो, वीक हो। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये तो मैंने लिखा इस केस में जब दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं तो इतनी हीट की क्या होती है, इवोल्यूशन होती है। तो अब अगर स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, वीक स्ट्रॉन्ग होगा या वीक वीक होगा, तब क्या होगा, तब हमारे पास जो हीट इवोल्व आउट होगी वो कम होगी, ठीक है। हीट इवोल्व आउट विल बी लेस। लेस क्यों होगी, क्योंकि देखो जो जैसे कि यहाँ पर एक कंपोनेंट वीक है, ठीक है, तो वीक कंपोनेंट डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, है ना, हम यही बोलते हैं ना। तो कुछ अमाउंट हीट का उसको उसके आयंस को ब्रेक डाउन, उसके आयंस को डिसोसिएट करवाने में यूज अप हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व आएगा वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले के कंपैरिजन में क्या आएगा, लेस आएगा, राइट। तो जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वीक है तो उस केस में तो जो हीट इवोल्व आउट होगी वो और भी कम होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व आउट, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व सबसे ज्यादा किसमें होगी, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सबसे ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, उसके बाद होगी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और सबसे कम किसमें होगी, वीक एसिड वीक बेस में, ठीक है, सबसे कम किसमें होगी, वीक एसिड वीक बेस में, राइट। चलिए अब इसका ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से हमारे हमसे न्यूमेरिकल इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए जो डेफिनेशन आने के चांसेस वो बहुत ही कम होते हैं, बट डेफिनेशन जब हमें समझ में आती है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इन थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब साथ में क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट calculate amount of calculate amount of heat of neutralization, calculate amount of heat of neutralization when 200 ml of when 200 ml of 0.1 normal HCl 0.1 normal HCl reacts with 300 ml of reacts with 300 ml of 0.05 normal NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर,
तो देखिए इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कहता है कि 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 300 ml ऑफ 0.05 नॉर्मल NaOH, राइट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पे निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, कि जो हमारे पास एसिड है उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं और बेस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कितनी हीट इवोल्व आउट होती है, राइट। तो अब देखिए नॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में लेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, देखिए नॉर्मेलिटी पहले कितनी दे रखी है, 0.1 नॉर्मल, ठीक है। ये है 4HCl, 4 एसिड HCl के लिए नॉर्मेलिटी 0.1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको x मान लिया हमने, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 200 ml ऑफ वॉल्यूम इनटू में 1000, राइट। तो यहाँ पे आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 ओवर में 5, ठीक है, 0.02, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए हमारे पास किसके, HCl के। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, 0.05। एक चीज हो, मान लीजिए आपको नॉर्मेलिटी की जगह क्या दिया है, मोलैरिटी दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी को पहले किसमें कन्वर्ट करना, नॉर्मेलिटी में, एंड देन फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना, ठीक है। पता है ना नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन हो तो आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लोगे, नॉर्मेलिटी। अब देखिए NaOH, यहाँ पर नॉर्मेलिटी ये हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में यहाँ पर वॉल्यूम, ये 300 है और यहाँ पर क्या हो गया 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसको y लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है, 0.05 इंटू 3 बाय में 10, बाय में 10। तो देखिए 5/100, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3, तो कितना आ गया 15 बाय में 1000, तो दैट इज 0.015, और यहाँ पे कितना आया 0.02, यहाँ पे कितना आया 0.015, एंड यहाँ पर हमारे पास आया है 0.02। तो देखिए ये क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है बेस के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और ये क्या है हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो अब देखिए हम कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए तो कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्ट विद 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम यही करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्ट विद, ठीक है, रिएक्ट विद 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मतलब न्यूट्रलाइजेशन तो इसी की होगी, ठीक है। बाकी जो 0.0005 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का है ना ऑफ HCl, वो ठीक है बच जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा, है ना, ये रिएक्ट नहीं करेगा, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो इससे होगी, ठीक है, 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस के रिएक्ट करने से। अब देखिए अब आप ऐसे निकालोगे यहाँ पर आंसर, ठीक है, heat of neutralization, heat of neutralization, heat of neutralization when 1 gram equivalent, when 1 gram equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना है,
57.1 किलो जूल पर मोल, 57.2 भी लिखा होता है, सॉरी, माइनस 57.2 लिख लीजिए, 2 होता है एग्जैक्ट, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल में आंसर निकालना है तो ये वाला वैल्यू लेना, अगर किलो कैलोरी में निकालना है तो कैलोरी वाली वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट of acid react with 0.015 gram equivalent of base is minus 57.2 into 0.015, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये आगे देखिए, 3 6 18, 3 8 24, 25, ठीक है, अपॉन में 1000, तो हमारे पास आ गया माइनस 0.858 किलो जूल पर मोल, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है कितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है और कितने ग्राम इक्विवेलेंट बेस का है, और फिर ठीक है उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी, मतलब जैसे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट। चलिए उसके बाद है ना हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज ही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। फोर्थ इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो एक होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एक होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एक होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से इसको बता रही हूँ, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, राइट। देखिए ध्यान से, हाइड्रेशन सॉल्यूशन डाइल्यूशन, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व लिख लो चाहे, ठीक है। व्हेन, देखो हाइड्रेशन का मतलब तो क्या होता है, हाइड्रेशन में दो केस एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हाइड्रेशन होती है हमारे पास किसकी, एनहाइड्रस सब्सटेंस की, ठीक है, फॉर एनहाइड्रस सब्सटेंस, हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस, ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस, राइट। अब देखिए जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये हमारे पास एनहाइड्रस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बना CuSO4, ठीक है, डॉट 5H2O, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी इवॉल्व आउट होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। या फिर हमारे पास पार्शियल हाइड्रेशन का केस हो, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है, पार्शियल हाइड्रेशन का केस हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ही हम उसे कहेंगे। देखिए जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई है कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O, तो पार्शियल हाइड्रेशन हुई, तो इस प्रोसेस में भी जो हीट इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कब कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम उसे तब कहेंगे, मान लीजिए आपको ये एनहाइड्रस है, बिल्कुल है, बट यहाँ पे वाटर से बनकर यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने ये नहीं लिखा CuSO4.5H2, नो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या होगी, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी,
ठीक है, इन्वॉल्व होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कैसे कहेंगे, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन है C1, हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया और उसको डाइल्यूट कर दिया और इसकी कोई कंसंट्रेशन, दूसरी कंसंट्रेशन आ गई C2। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है C1 इज ग्रेटर देन C2, राइट। एड यहाँ पे आप वाटर ही कर रहे हो, तो देखो इन टर्म्स में, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। तो इन टर्म्स में जो डिफरेंस है वो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। ठीक है, सारी एक जैसी टर्म्स लगेगी, तो आपको मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो ये रिएक्शन आपको लिख के दे दी, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें जो डेल्टा H है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई भी आपको रिएक्शन दे दी, ये वाली रिएक्शन आपको दे सकता है, ये वाली, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, डाइल्यूशन वाली तो चलो पहचान में आ जाती है कि C1 से C2 कंसेंट्रेशन हुई है, तो ऑब्वियसली बात है ये डाइल्यूशन वाला होगा। पर इनमें तो बहुत ज्यादा क्या रहती है, हमें कंफ्यूजन रहती है। आई होप सो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन पहले थी, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रही होगी, राइट। चलिए, उसके बाद है ना हमारे पास नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। देखिए ध्यान से, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या आता है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म, एक हेलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो, और उस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक एलोट्रोपिक फॉर्म अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म में, उसकी उस प्रोसेस में हीट हमेशा रिलीज होती है, नहीं। ठीक है, रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, हीट इन्वॉल्व बोल रही हूँ, इवॉल्व नहीं बोल रही। ठीक है, हीट इन्वॉल्व, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, heat involved when 1 mole of substance, when 1 mole of substance, 1 mole of substance changes into, changes changes from one allotropic form, ठीक है, changes from one allotropic form, one allotropic form to another allotropic form, from one allotropic form to another allotropic form। ठीक है, एक allotropic form से दूसरी allotropic form में, ठीक है, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में जितनी हीट इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व लिखा है मैंने, इवॉल्व नहीं लिखा, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो देखिए हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, अगेन ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है, एंथैल्पी, ठीक है, ऐसे लिखना, हीट ऑफ एटमाइजेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of, when 1 mole of gaseous substance, when 1 mole of gaseous substance break down into gaseous atom, ठीक है, gaseous substance broken into या break down into free atoms in gaseous phase, in gaseous phase। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारे पास ये है मीथेन है CH4G, है ना, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे ये कार्बन गैसियस स्टेट में, और ये चारों हाइड्रोजन अगर अपनी एटॉमिक फॉर्म में गैसियस स्टेट में आने चाहिए, तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, राइट।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ डेफिनेशन थी जिसमें हमने डिस्कस की हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गई जी, ये कुछ हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन हो। अब देखिए, अब है ना जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप कहोगे कि मैम अभी तक क्वेश्चन वाला कोई आया नहीं, अभी आएगा क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से, हमारे पास है ना यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अब जैसे कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना आ जाए, एंट्रोपी आ जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी आती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, तो सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखिए, अगर मान लो आपको किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे कि एक रिएक्शन है ऐसे है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये इजी रहेगा, एंड वाई मोल ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। और मुझे इसके लिए फाइंड आउट करनी है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसमें से माइनस करेंगे, माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू, ठीक है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी होगी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, बस आपको ना यही ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट उसमें फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी सबका सम, ठीक है, पर उसको ना ध्यान रखना, अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो 2 मोल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है वहां पर, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसके लिए भी यही। ऐसे ही अगर हमें पूछा हुआ हो क्या, ठीक है, यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ फॉर्म, एंट्रोपी पूछा हो, ठीक है, एंट्रोपी चेंज पूछा हो, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं लिखना भाई, ठीक है, क्या पूछा हो हमसे, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन हमसे यहाँ पर पूछा हो, ठीक है, यहाँ पे नोट लगा दो, तो वो क्या होगा हमारे पास, अगेन सेम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो ऑब्वियसली आएंगे ही, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अगर डेल्टा जी पूछा हो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे ना, इसमें ये और ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है, समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, आर लिख दिया मैंने इसके लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये तो 3 हो गए जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, ये आपके की पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अगर आ जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो उसमें होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर गिवन हो तो वहां पर होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे समीशन, अभी इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको करवा दूंगी, समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी, प्रोडक्ट आएगा, राइट। इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सभी में क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब इनका ना ऐसा करते हैं, जो इसका डेल्टा एच और डेल्टा जी वाला क्वेश्चन, ये तो आपका, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में वहीं से हो जाएगा। अब एक तो एंट्रोपी वाला क्वेश्चन और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको करवा देती हूँ, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, ठीक है, आपके लिए, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि बंसल एकेडमी में केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन के लिए जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं।
अब देखिए इस जो कोर्स आपका रहेगा उसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, बुक्स आपको जो नोट्स हैं वो बुक्स की फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलते हैं, डेली टेस्ट रहेंगे और वहां से आप रैंक भी अपना देख सकते हो। देखिए जैसे कि मान लो कि आज की क्लास में जितना भी आपका लेक्चर हुआ तो उससे रिलेटेड आपको, ठीक है, उसी दिन सेम डे पर क्या मिलेगा, एक टेस्ट मिलेगा। और वो टेस्ट आपका टाइमिंग के साथ होगा। विद टाइमिंग क्या होती है, जो एग्जाम में हमें टाइम की प्रॉब्लम रहती है तो उससे वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है, ठीक है, सॉल्व हो जाती है। एंड प्लस आप अपना रैंक भी वहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या रैंक है। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन करें भाई बंसल एकेडमी। एंड अगर आप, ठीक है, सिर्फ टीयर 1 के लिए एनरोल करना चाहते हैं ना, ओनली कि सिर्फ मुझे मान लो कि टीयर 2 के लिए किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं टीयर 2 हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ टीयर 1 के लिए उन्हें एनरोल करना है, तो ओनली टीयर 1 के लिए भी अलग से बैच अवेलेबल है। इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया रहता है, डेली क्लासेस, नोट्स एंड डेली टेस्ट। और वो भी डेली टेस्ट क्या होगा, विद टाइमर होगा, ठीक है, एंड उसमें भी आप रैंक अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब है ना हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, एंट्रोपी से रिलेटेड, वो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन और डेल्टा जी वाला क्वेश्चन वहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए फाइंड फाइंड एंट्रोपी ऑफ और रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा एस आर का मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास क्या है, हाफ एक्स टू प्लस 3/2 गिव्स XY3। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखी है मोलर एंट्रोपी, ठीक है, इन यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसका कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x2, यहाँ पर है y2 और यहाँ पर है XY3। जो कंपाउंड है ये 60, 40 एंड 50, राइट, 60, 40 एंड 50। और ऑप्शंस जो आपके पास है, ठीक है, ऑप्शंस आर, ठीक है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए +40, ऑप्शन बी जो है +30, ऑप्शन सी इज -40 एंड ऑप्शन डी इज -30। ठीक है, तो ये आपको डाटा गिवन है और ये आपको अब सॉल्व करना है अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए हम इधर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा पेन चूज कर लेती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको आंसर, ठीक है, अदरवाइज वो हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब हमें पता है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना है। बस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखिए डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट क्या है XY3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस नॉट ऑफ XY3 माइनस, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट X2 कितने हैं, हाफ, हाफ इंटू डेल्टा एस नॉट ऑफ X2 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा एस नॉट ऑफ Y2। ठीक है, ये आपको सीधा ये ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप डायरेक्ट ही वैल्यूज क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। XY3 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 ही आया है। तो XY3 की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 1/2 ऑफ, ठीक है, यहाँ पर X2 कितना है, 60 है, 60 है, प्लस Y2 का क्या है, Y2 का हमारे पास क्या है, 40 है, राइट। तो ये आ गया 50 माइनस यहाँ पे 30 और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, देखिए 30 प्लस में 60 90, तो कितना आ गया 50 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू -40, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो बताओ क्या मुश्किल है ये, ठीक है, हम वैसे ही डर जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि फोबिया रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कहीं पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, कहीं पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखिए अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है तब आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, अदरवाइज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही आपका रहता है।
चलिए उसके बाद है ना हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, वो हम लेते हैं हमारी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 1 मिनट, ठीक है, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, लिखिए C2H4, C2H4 गैसियस प्लस H2 गैसियस gives C2H6, C2H6 गैसियस। यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है वो है, यहाँ पर बॉन्ड्स के लिए एनर्जी हमें दी हुई है। देखो CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, यहाँ पर है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, CH बॉन्ड है, एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इनके लिए जो वैल्यूज है वो है 414, ठीक है, किलो जूल पर मोल। 347, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए है 615 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए है 435, 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 435 किलो, ये क्या है, इन किलो जूल पर मोल, यहाँ पे लिख देती हूँ इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जो इसके ऑप्शंस हमारे पास आंसर हमें दे रखे हैं वो दे रखा है -125, -175, +125 एंड ऑप्शन डी इज +175 किलो जूल पर मोल। राइट, सभी में ये सेम है। चलिए अब हमें से इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखी है बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जब दी हो। अब यहाँ पर है ना, देखिए आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिख के दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, बॉन्ड, यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यूज कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट। राइट, अब देखिए रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट है C2H4 और H2, है ना, C2H4 और H2। देखो C2H4 का मतलब ये है, C2H4 का मतलब ये है, एक तो हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, तो देखिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, देखिए 1 इंटू, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस 4 क्या है हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, माइनस और साथ में H2 भी है भाई, साथ में H2 भी है, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस H2 है ना, तो H2 ऐसा है, एक क्या है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, माइनस, अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट है C2H6, तो देखिए C2H6 हमारे पास ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हमारे पास है कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 इंटू कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस, ठीक है, यहाँ पर 6 हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, तो देखिए 1 इंटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू कितनी है 615। राइट, प्लस 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 इंटू 414 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 435। राइट, ठीक है, ये आ गया, माइनस में यहाँ पर 1 इंटू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, 347 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 414। राइट, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा जी, देखिए ध्यान से, ये है 615 प्लस
प्लस 1656 प्लस 435, ठीक है, माइनस यहाँ पर 375, यहाँ पर 347 सॉरी, प्लस 2484, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, -125। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। चलिए उसके बाद है ना, ठीक है, अभी हम डेल्टा जी डेल्टा एच वाला क्वेश्चन तो फिर बाद में ही सॉल्व करेंगे। आप कहोगे मैम हम बार बार यही चीजें बोल रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। यहां से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है भाई हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन लिखिए, किरचॉफ किरचॉफ इक्वेशन। तो देखिए जो किरचॉफ इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, यहाँ से हमें ना, ठीक है, डेल्टा एच हमें 2 टेम्परेचर पर गिवन होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, डेल्टा एच। और यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी ये पूछा जा सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी ये पूछा जा सकता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, देखिए पहले हम लिख रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या है, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा Cv हो जाएगा, ठीक है। बस डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इज इक्वल टू n, यहाँ पर क्या आ जाता है, डेल्टा Cv इंटू T2 माइनस T1 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, व्हेन हमारे पास जो जैसे Cp की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, दैट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही हो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तब क्या होगा, तब हमारे पास फॉर्मूला मॉडिफाई यहाँ पर हो जाएगा। लिखिए कैसे, पहले ऐसे लिख लिए, व्हेन Cp इज dependent of temperature, when Cp is dependent on temperature, right, then जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू n Cp इंटू dt, ठीक है, T1 से T2। यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी T1 से T2। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको ना ऐसे दिया होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि फॉर सिल्वर के लिए, मैं आपको सिर्फ एक जस्ट हिंट दे रही हूँ, ठीक है। सिल्वर के लिए जो हमारे पास Cp की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास है 23 प्लस 0.01 T, ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है। तो Cp की वैल्यू ये दे रखी है, तो Cp क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हुआ ना, तो उस टाइम पर आप ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका एक आपको, ठीक है, आपको इसका एक क्वेश्चन में यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि फॉर सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के लिए जो हमें Cp की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 23 प्लस 0.01 T, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, मैं आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं सिल्वर के, 3 मोल्स, और जो टेम्परेचर रेज किया गया है वो किया गया है 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना वो दिए हुए हैं 62 किलो जूल, ऑप्शन बी 16 किलो जूल, ऑप्शन सी जो दिया गया था वो था 21 एंड ऑप्शन डी इज 30, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो देखिए
अब हमें ये तो पता है, यहाँ पर हमें डेल्टा एच निकालना है, पर यहाँ पे जो सीपी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला हमें ये लगाना पड़ेगा सीपी इंटू डी टी फ्रॉम T1 से T2। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स है 3, इंटीग्रेशन कर दीजिए, सीपी की वैल्यू है 23 प्लस 0.01 टी इंटू डी टी। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी 300 टू 1000 केल्विन, राइट, 300 टू 1000। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा इसको सॉल्व करके 3, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू चल रहा है 3 इंटू इसकी, देखिए 23 की इंटीग्रेशन क्या होगी 23 टी, 0.01 टी की इंटीग्रेशन क्या होगी 0.01 टी स्क्वायर बाय में 2, ठीक है, लिमिट्स फ्रॉम 300 टू 1000 केल्विन अगेन, राइट। तो यहाँ पर 3 इंटू देखिए 23 इंटू 1000, 23 इंटू 1000 तो क्या आ गया 23,000 आ गया, 23,000, ठीक है, प्लस में 0.01 बाय में 2 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये तो हो गई हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई जी, अपर लिमिट हमारे पास हो गई, ठीक है। माइनस अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 300, तो 23 इंटू में 300, ठीक है, प्लस में 0.01 इंटू 300 का स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो पहले इस, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर उसको क्या कर देना है, जो हमारा आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखिए ध्यान से 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 28,000 आएगा, यहाँ पर 28,000 आएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करके 7350 आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास आएगा 661950, ठीक है, ये जूल में है, ये वैल्यू किस में आएगी जूल में, तो इसका क्या बना दो 61.9 क्या बन जाएगा किलो जूल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पहले ये प्रीवियस ईयर, मैं ये नहीं बोल रही केवीएस में आया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा 62 किलो जूल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब है ना हम, ठीक है, हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे, ठीक है, एग्जाम में आए थे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे पास जैसे कि हमारा जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, नहीं ये भी है पहले, ठीक है, पहले ये फाइंड आउट करते हैं। गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO2 के लिए इतनी है, वाटर के लिए इतनी है, C4H3 के लिए, ठीक है, इतनी है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C4H3। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है पहले से ही, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस में रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है 4 इंटू CO2 के लिए वैल्यू कितनी है -394, राइट, ठीक है, प्लस में पहले प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, और क्या है 4 वाटर है, 4 इंटू वाटर के लिए क्या है -286 किलो जूल पर मोल, माइनस रिएक्टेंट के लिए, देखिए रिएक्टेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट में है C4H3, 1 इंटू C4H3 के लिए 16 दे रखा है, और यहाँ पर 6 क्या है O2 के लिए कितना होगा 0 ही होगा, O2 के लिए 0, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है O2, ठीक है, O2 गैसीय स्टेट में है तो 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जब, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको -1576 -1144, ठीक है,
माइनस में 16, राइट। तो इसको सॉल्व करके -2720 माइनस में 16, दैट इज -2736 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बीएफ बॉन्ड। अब हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है एक बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की, ठीक है, इन गैसियस स्टेट, पर हमें दे क्या रखा है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले तो हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, BF3 के लिए। देखो बनेगा कैसे, BF3 B प्लस में 3F गिव्स BF3, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमने डेल्टा एच निकाली, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आएगा अगेन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट हमें एक BF बॉन्ड के लिए निकालना है, बाद में जो आंसर आएगा ना उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए BF3 के लिए क्या दे रखी है, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ BF3, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के लिए -271.75 माइनस, उसके बाद क्या है हमारे पास है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के में एक तो है बोरोन 134.5, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो यूनिट्स तो सारी किलो कैलोरी पर मोल में ही है। प्लस में 3 इंटू फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है 18.86, राइट। ठीक है, तो ये आ गया -271.75 माइनस 134.5 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 56.58। ठीक है, जब आप देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -462.83। ठीक है, बट हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, ये 3 बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड की है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी ऑफ बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड वुड बी -462.83 बाय में 3। आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, देखो ध्यान से, आप ये कहोगे कि, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप है ना डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है, इसलिए हमने क्या कर लिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन यहाँ पर हमारे पास रहने वाला है। तो कितना आ जाएगा 154.28 अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन 4 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल। ठीक है, रिएक्शन हमें दे रखी है, तो चलो निकाल लेते हैं। डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा जी ऑफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट कितने हैं, 2 इंटू, ठीक है, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट H2O2 के लिए वैल्यू -105 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, देखो रिएक्टेंट हमारे पास, देखो पहले वोटर 2 है, 2 इंटू H2O के लिए -228 प्लस O2 के लिए 1 इंटू 0, क्योंकि उसके लिए तो 0 ही होता है O2 के लिए, है ना, यहाँ पे ये भी 0 आएगा। ठीक है, -210 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 456। तो देखिए इनको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 246 यहाँ पर किलो जूल, 246। तो 246 जो पॉजिटिव हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो देखिए आई होप सो आपको जो थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी अभी डाउट्स होंगे, अगर ठीक है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तो यहाँ से थर्मोकेमिस्ट्री के इससे अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसके अलावा ना जो हमारे जैसे PYQ आ चुके हैं, उनके अलावा एक तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एक जो हमारा किर्चॉफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।